गर्मी के दिन आते हैं, हमको बड़ा सताते हैं। कहाँ खेलने जाएं हम, तेज धूप में निकले दम। खेल के मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म। कहीं चैन ना पाते हैं, मन ही मन झुंझलाते हैं। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार। लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के दिन, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत है, दिन है सोमवार, तो आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, हमारा कार्यक्रम बहुत ही खास है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिन ब दिन गर्मी तेज होती जा रही है। धूप तो भाई दिन में इतनी तेज लगती है कि चिलचिलाती हुई धूप में सबका मन मचलाता है। तो ऐसे में हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अगर ज़रूरत हो तभी आप दिन में घर से निकलें। साथ ही साथ आप खुद और अपने घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों को पानी पीते रहें, हाइड्रेशन बना रहे। जी हाँ, हमारा देश लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रहा है। ये है 18वीं लोकसभा के चुनाव। हम सभी इसमें शामिल हों, प्रत्येक वोट कीमती है। अब जबकि तीसरा चरण होने वाला है और हमारे मध्य प्रदेश की भी कई सीटों के चुनाव होने वाले हैं। भाई 7 तारीख को तो हम भोपाल वासी भी तो चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि अपना अपना मतदान जरूर करें। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की प्रथा के अनुसार, जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और 8 बज चुके हैं। 9 बजे तक हम आपसे लाइव जुड़े रहेंगे। तो अगर आप हमारे विषय विशेषज्ञों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? जी हाँ, हमारे फ़ोन नंबर्स नोट करने होंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स, जो कि हैं भोपाल के STD कोड के साथ में 0755266049। साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क नंबर है ये। जी हाँ, उसे भी नोट कर लीजिए, जो कि है 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। और कार्यक्रम की प्रथा के अनुसार देख लेते हैं कि आज की तिथि क्या है, पंचांग क्या कहता है। विक्रम संवत 2081, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, षष्ठी है तिथि, 29 है तारीख, अप्रैल का महीना 2024, दिन है सोमवार। आज के दिन जिन भी हमारे दर्शकों का जन्म दिवस है या फिर जिनकी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें हम ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, यही कामना करते हैं। और आज हम मना रहे हैं विश्व नृत्य दिवस। जी हाँ, इंटरनेशनल डांस डे आज के दिन मनाया जाता है। ये तो हुई तिथि की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर तारीख अपने अंदर एक विशेष इतिहास समाये हुए रहती है। उस इतिहास के झरोके से भी झांक लिया जाए कि आज की तारीख यानी कि आज के दिन 29 अप्रैल को क्या कुछ खास हुआ था हमारे इतिहास में। तो चलिए देखते हैं एक झलक। 1639 आज ही के दिन दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। 1813 अमेरिका में JF हेम्मल ने रबर का पेटेंट करवाया था। अगर बात की जाए 1997 की, रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू किया गया था। रासायनिक हथियारों पर हमने प्रतिबंध लगाने की पूरी कोशिश की थी। जी हाँ, अब आ जाते हैं 2007 पर। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। जी हाँ, इन्होंने अपना डंका बचाया था क्रिकेट विश्व कप में। 2010 पर अगर हम बात करें तो भारत ने दुश्मनों की रडार की पकड़ में नहीं आने वाली आधुनिकतम उपकरणों से लैस युद्धपोत INS शिवालिक को नौसेना में शामिल किया था। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। 2020 प्रसिद्ध फिल्म कलाकार इरफान खान का आज निधन हुआ था। हमने इन्हें खो दिया था। जी हाँ, अंग्रेजी मीडियम लाइफ ऑफ पाई, हम सब ने देखा है। इतना महान कलाकार हमसे आज ही के दिन छूट गया था, बिछड़ गया था। अब आ जाते हैं आज के दिन किन किन का जन्म दिवस है। तो अगर मैं आपको बताऊं, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा आज ही के दिन पैदा हुए थे। प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका चिखलिया, जी हाँ, इन्हें हम जानते हैं सीता जी, रामायण में हम सभी ने इन्हें देखा हुआ है। भारतीय संगीत निदेशक जुबिन मेहता पद्म भूषण से ये सम्मानित हैं। सुविख्यात तबला वादक अल्लाह रखा खां, इनका भी आज जन्मदिन है। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र और सहयोगी
भामाशाह जो कि दोस्ती की अनोखी मिसाल हम सब के लिए कायम करके छोड़ के गए। हम सब ये जानते हैं कि दोस्ती का अगर नाम लिया जाए तो भामाशाह का नाम सबसे पहले आता है। अब आ जाते हैं एक विचार पर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो शब्द हमने पढ़े हैं उन्हें अपने जीवन में आत्मसात अगर हम नहीं करें तो उन शब्दों को पढ़ने का कोई मोल नहीं होता। एक विचार हम सबका जीवन बदल सकता है। जो विचार आज हम अपने मन में रखते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का विचार क्या है। रोज एक एक ईंट ही रखें, सफलता की दीवार बन जाएगी। जी हाँ, प्रयास छोटे छोटे होने चाहिए। अगर रोज छोटे छोटे प्रयास करें तो अपनी सफलता की मंजिल हम सब पा सकते हैं। ये तो हुई विचार की बात। अब क्यों ना आ जाए हम अपने विषय की ओर। हम आज वो विषय लेकर आए हैं जो कि आपको प्रेरणा से ओतप्रोत कर देगा, जिनसे हम मिलवाना चाहते हैं आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले हम उनका नाम लें या उनका डेजिग्नेशन बताऊं, क्योंकि भोपाल ही नहीं, अगर मुंबई की बात की जाए, देश की बात की जाए, इन्होंने अपना डंका पीटा हुआ है। जी हाँ, आज मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको मिलवाना चाहती हूँ श्री सुनील सोनिया सर से। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुनील सोनिया सर सबसे पहले तो बैंक मैनेजर है, बैंकर है, साथ ही साथ ये फिल्म डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, फ्रीलांस पत्रकार हैं, साथ ही सारे सिंगर के साथ साथ में गाने भी लिखते। भाई बहुत सारी इनके अंदर वैरायटी है, बहुत सारे इनके टैलेंट समाये हुए हैं। तो क्यों ना इनका मैं जब परिचय करवाया तो इनका विषय क्या है। जी हाँ, जहाँ चाह वहाँ राह। क्योंकि एक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे करना है तो उसकी मिसाल इन्होंने दी हुई है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतनी मल्टी टैलेंटेड है, अगर आप अपनी जीवन यात्रा के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जीवन यात्रा जो है हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक यात्रा है, और मेरी भी जीवन यात्रा एक सामान्य परिवार के साथ, मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी टीचर थे, मेरी माताजी हाउसवाइफ थीं। छोटा सा शहर पिपरिया में मैं रहता था और मेरी पढ़ाई लिखाई पिपरिया में हुई है। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं भी कुछ अलग विधा में काम करूं, तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसी के क्रम में उस समय मैंने शुरू किया कि चलो मैं गाना वाना गा के देखता हूँ। तो सामने ही हमारे घर के सामने एक ऑर्केस्ट्रा चलती थी, वहाँ उनको गाने सुनते देखकर मुझे भी लगता था मैं भी गाना शुरू कर दूँ। मैंने रेडियो पे संगीत सुनकर गाना गाया। मैंने कोई संगीत शिक्षा नहीं ली, उनके साथ में कार्यक्रम करना शुरू कर दिया, तो मैं गाने भी लगा। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं संगीत लाइन में जाऊँ, पढ़ाई चाहते थे कि पढ़ाई लिखे। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पहले पढ़ाई फोकस करो। तो मैंने कहा मैं साथ साथ में कर सकता हूँ। तो मैंने उनके साथ में पढ़ाई भी अपनी जारी रखी। साथ साथ जब पढ़ाई मेरी कंप्लीट होती चली गई, फिर मैं टीचर बन गया। टीचिंग करते करते मुझे नाटक प्ले करने का अवसर मिला वहाँ पर स्कूल के अंदर। तो वो भी अंदर से मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा ये एक्टिंग भी कर सकता हूँ, थिएटर भी कर सकता हूँ। तो मैं उसमें जुड़ गया जाके। बाद में भोपाल आ गया, बीच में मुंबई में भी रहा। सिंगर तो मैं था, लेकिन बाद में मेरा गला ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने गाना छोड़ दिया था। फिर मैंने थोड़े बहुत गाने गाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 50 साल बाद मुझे एक फ़िल्म में गाना गाने का अवसर मिला। फिल्म थी अनसीएबल, और वो फिल्म भोपाल के ही लोगों ने बनाई थी। भोपाल के निर्माता निर्देशक नरेंद्र शाहू की फिल्म थी वो अनसीएबल। अभी रिलीज़ नहीं हुई है, बन चुकी है। उसमें मैंने गाना गाया है, मुझे उन्होंने अवसर दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बैंकिंग मेरी चल रही है, कंटिन्यू है। मैं बैंक को सबसे पहले अपनी प्राथमिकता देता हूँ। ये मेरे सब काम, थिएटर है, सिंगिंग है, प्ले करता हूँ, ये सब मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, छुट्टी के दिनों में करता हूँ। और मेरे परिवार में मेरी एक मिसेस, एक दो बेटियाँ हैं। दोनों बेटियां भी स्टेबल हैं, समर्थ हैं। इतना बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। मुझे ये बताइए कि जैसा कि आज हमारा टॉपिक है जहाँ चाह वहाँ राह, वो आपके जीवन को चरितार्थ करता है। आज के इतने भागम भाग के युग में आप इतने सारे कामों को मैनेज कैसे करते हैं? क्या सिखाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए उर्वा जी, मेरा मानना है कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं।
अगर हम इन 24 घंटे का मैनेजमेंट सही तरीके से कर लें तो मैं क्या, कोई भी आदमी अपनी जो प्रतिभा है, अपने उनके अंदर जो छुपी कला है उसे वो बाहर निकाल सकता है, उनको प्रयोग कर सकता है। मैं यही कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम बैंक में देता हूँ, उसके अलावा जब भी मुझे समय मिलता है सुबह मैं संगीत का रियाज कर लेता हूँ, सुबह संगीत में गाना वाने गा लेता हूँ, शाम को मैं प्ले में चला जाता हूँ। ठीक है। बीच बीच में कभी मुझे छुट्टी के दिन फ्रीलांस रिपोर्टिंग भी करता हूँ, तो आर्टिकल किसी का कलाकार आया भोपाल में तो उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमारे पास समय है, 24 घंटे दिए हुए हैं, आप इनको चाहे इंसान तो इसको मैनेज कर सकता है। जी, अगर मैं एक पर्सनल सुनील सोनिया से बात करूं, जी, बैंक का शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि कहा जाता है कि बैंक वाले फिर कुछ और करते नहीं है, वो सिर्फ जॉब करते हैं और घर आके आराम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो इतने ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। कभी मन में ऐसा आया सुनील सोनिया को कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ में मैं इतने सारे जो कामों को मुझे नहीं करना, मैं तो बस आराम करूँगा, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, वो आपके मन में क्या कभी ख्याल आया? आराम करने का तो नहीं आया, लेकिन बैंक छोड़ने का आया है। अच्छा, जी, कि बैंक का जो शेड्यूल था वो इतना लंबा था, जी। इतना कि मैं दूसरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो एक दो बार बीच में मन बना कि वीआरएस ले लूँ, काम छोड़ के ये जो अपनी लाइन है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, इसमें अपना फोकस करूँ। फिर ख्याल आया कि आज के दौर में इतना स्ट्रगल है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दी और मुझे कहीं दूसरा इस तरह का काम नहीं मिला तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो फिर मैंने बैंक नहीं छोड़ा। क्या बात है जी। आज की जो युवा पीढ़ी है वो हर काम उंगलियों पर चाहती है, पल भर में ये मिल जाए, पल भर में वो मिल जाए। हम तो भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, और आज जबकि आप भाई 59 साल की उम्र आपकी हो रही है, अगले साल आपका रिटायरमेंट है, आप इतने कर्मठ कैसे बन सकते हैं? कैसे, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं नए लोगों को, युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि सफलता जो है वो तुरंत नहीं मिलती है, उंगलियों पर नहीं मिलती है। उसके लिए हमें रियाज़ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। मैं पिछले लगातार 30 सालों से इस लाइन में, एक्टिंग में, थिएटर में, सिंगिंग में लास्ट 30 साल से काम कर रहा हूँ। आज भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं पाता हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी भी मुझे सीखने की इच्छा है, कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है कि ये कुछ सीख लूँ, मैं कुछ कर लूँ। तो मेरा तो युवाओं से ये अनुरोध है कि वो शॉर्टकट की तरफ न दौड़ लगाएं, वो मेहनत करें और स्थिरता के साथ, बहुत सहनशीलता के साथ काम करेंगे ना तो ज़रूर सफल होंगे। जी जी, हम भी इंसान हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। हर व्यक्ति को पहली बार किसी काम को करने में थोड़ा सा घबराहट होती है, हेजिटेशन होता है। जब आपने सबसे पहली बार गाना गाया, आप स्टेज पर गए, आपने टीवी किया, फिल्म की, उस समय पर मन की जो भावनाएं हैं वो क्या थी? देखिए, बचपन से शौक था कि सिंगर बनना है। थिएटर आर्टिस्ट और एक्टर बनने का नहीं था, वो तो मैं बाद में बना। सिंगिंग कर रहा था, जबकि मैं सामने ऑर्केस्ट्रा में जाता था, देखता था, तो मुझे लगता था गाना गाया जाए। जब पहली बार मुझे गाना गाने का अवसर मिला था ना, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट पल था। ऑर्केस्ट्रा के अंदर आज से 30 साल पहले आप चले जाएँ, 30 साल पहले इतने सारे हाई फाई सिस्टम नहीं हुआ करते थे, इको नहीं होता था, छोटे से माइक हुआ करते थे। आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, जो आप गा रहे हैं, वही सब कुछ होता था। अब तो आजकल आप वॉइस क्वालिटी को, मॉड्यूल को चेंज कर सकते हैं, कलाकारों की आवाज़ बना सकते हैं, अपने आवाज़ को, अभी जो मैं करता हूँ आजकल, तो वो उस समय ये सब नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट लग रहा था कि मैं पहली बार गाना गा रहा हूँ। मुझे एक ऑर्केस्ट्रा में, पिपरिया के पास एक सांडिया जगह है, वहाँ नवरात्रि में गाना गाने का मौका मिला था। और मैंने जब पहला गीत गाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा, इतनी सारी भीड़, उस समय बहुत क्राउड जाया करता था। आजकल तो लोग नहीं जाते हैं, पहले 15 से 20,000 30,000 लोग प्रोग्राम सुनने, ऑर्केस्ट्रा सुनने आया करते थे उस समय। तो एक गीत गाया मैंने, वो बहुत पसंद आया लोगों को, तो मुझे, मेरा मन में उत्साह बढ़ा। फिर मुझे 2-3 गाने गाने को मिले और इस तरह मेरा संगीत का करियर चालू हो गया था। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ये बताइए कि कभी ऐसा होता है, क्योंकि जब हम लाइव प्ले करते हैं और हम स्टेज पर हैं, सामने से कभी कभार ऐसा होता है कि हम कलाकार हैं, उन्होंने हूट किया, तब एक व्यक्ति घबरा जाता है कि मुझे कैसे उस प्ले को आगे कैसे बढ़ाना है। उस समय आप अपने आप को और अपने साथियों को कैसे संभालते हैं? देखिए, हम लोग थिएटर करते हैं, थिएटर में हम लोग एक एक महीने प्रैक्टिस करते हैं, एक एक सीन के बारे में वो करते हैं। हम लोग का दिमाग एक ही चीज़ में रहता है कि हम कलाकार हैं, हमें अपनी कलाकारी करना है। हम, हमारे पब्लिक है, ऑडियंस पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी तरफ हमें फोकस नहीं करना, हमें अपनी कला पे प्रकट करना है वो। क्योंकि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो तालियां मिलेंगी, और हम कहीं भी अगर थोड़ा फंबल करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि पब्लिक हूट करेगी। लेकिन भगवान की कृपा से आज तक कभी ऐसा अवसर मुझे नहीं मिला है कि मुझे कभी हूटिंग का सामना करना हो। हम लोगों ने इतना मेहनत करी है, हमारे ग्रुप जो है
फ्लाइंग फेरी थिएटर ग्रुप से जुड़ा हूँ भोपाल में। डॉक्टर आजम खान उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया है। मैं उनका यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अंदर कलाकारी को पहचाना और मुझे इस क्षेत्र में, थिएटर में उन्होंने मुझे यहाँ स्थान दिया। जी, हर व्यक्ति के मन में एक वो जो चार्म होता है, बॉलीवुड का चार्म, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी से मिलूं, और आपने तो अपनी ज़िंदगी में हज़ारों कलाकार से आप मिले और हज़ारों का आपने इंटरव्यू भी लिया। कैसी फीलिंग आती है उनसे मिलकर, और क्या उस समय पर अपने आप को लगता है, क्योंकि कोई व्यक्ति तो किसी एक से नहीं मिल सकता अपनी ज़िंदगी में, और आपने हज़ारों के साथ में काम भी किया, उनसे मिले, उनका इंटरव्यू लिया, क्या फीलिंग आती है? ये भी एक कोइंसिडेंट है। मैंने बताया कि मैं एज ए सिंगर था, मुंबई में मेरा ट्रांसफ़र हुआ बैंक की तरफ से। मैं जब वहाँ गया बॉम्बे में, तो मुझे सिंगिंग की लाइन में जब मैंने देखा कि बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर, बहुत सारा काम है। मेरा एक दोस्त एक फ़िल्म बना रहा था, तो कलाकार तो मिलने का तो सबका मन रहता है, तो मेरा भी चलो, मैंने कहा कलाकार शूटिंग चल रही है, मिल के आऊँगा। मैं सेट पे वहाँ पहुँच गया और सेट पे मेरी मुलाकात जो है, पहला सीन चल रहा था वहाँ पर। एक बेंजामिन गिलानी, देवता फिल्म, पुराने बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ एक कोई कलाकार आने वाला था। अच्छा जी। जो वो नहीं आया है। हाँ जी। तो मैं वहीं खड़ा था, तो वो बोला यार कि एक छोटा सा सीन है, तो करेगा क्या? क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज में थिएटर में प्ले कराता था लोगों को, तो मैंने कहा भाई करके देखता हूँ मैं। मैंने एक सीन था वो मैंने कर दिया उनके साथ में। तो वो बोले यार तुम सिंगिंग छोड़ो यार, थिएटर करो, ये प्ले करो, तुम नाटक में या सीरियल करना शुरू कर दो। लोग थिएटर करके फिल्म में जाते हैं, मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैं पहले फिल्म किया हूँ, सीरियल किया हूँ, और जाके फिर मुझे थिएटर करने को बाद में मिला। तो सीन शुरू कर दिया मैंने वहाँ से मिलना। फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं एक्टिंग करने लगूंगा ना, तो मुझे कलाकारों से मिलने का अवसर मिलता रहेगा। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, उदय दहिया जी। ये प्रसिद्ध बॉलीवुड जो है लाफ्टर आर्टिस्ट हैं, और ये मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। सुनील सोनिया जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको काफी समय से जानता हूं, और आप एक बैंकर होने के साथ साथ एक सिंगर और एक अभिनेता भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी, ये जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है कंप्लीट होने के बाद, आपका क्या प्लान है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? उदय जी, मैंने जो मेरे अभी शौक पूरे अधूरे रह गए थे, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। बचपन से मेरी दिली इच्छा थी मैं कोचिंग क्लास गरीब बच्चों को पढ़ाऊँ, वो काम मुझे करना है। और जो थिएटर में जो लोग बच्चे युवा हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उन्हें सही राह दिखाकर उन्हें मैं उस लाइन पे लेकर आऊँ। तो मेरा यही रिटायरमेंट के बाद मैं 2 काम करूँगा। एक तो बच्चों के लिए निःशुल्क, बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके कोचिंग दूंगा, साथ ही साथ थिएटर में जो नए उभरते कलाकार हैं उन्हें भी मैं गाइड करूँगा। बहुत ही अच्छी आपने बताया, और मुझे लगता है कि लोगों के लिए ये एक प्रेरणादायक बात सिद्ध होगी कि हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं भाई अब तो पूरी ज़िंदगी काम कर लिया, मैं आराम करना चाहता हूँ। जी हाँ, एक सफलता का मूल मंत्र क्या बताना चाहेंगे कि कैसे एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं सफल हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो मूल मंत्र क्या हो सकता है? मूल मंत्र तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। आदमी सफलता असफलता उसके काम पर निर्भर करती है, वो कितनी निष्ठा के साथ उस काम को, उसको शिद्दत के साथ उस काम को करता है। अगर वो शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम करेगा तो वो सफल होगा, और अगर उसी चीज़ को वो लापरवाही के साथ करेगा तो वो असफलता उसके स्वाभाविक है कि होना ही होना है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत करे आदमी, और पूरी तरह निष्ठा के साथ काम करेगा ना तो जरूर सफल होगा। ठीक, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है ये कि हर व्यक्ति को, क्योंकि हमने अपने विचार में भी यही बोला है कि एक एक ईंट अगर आप जोड़ें तो सफलता की दीवार जरूर बनेगी। आप ये बताइए कि एक सफल व्यक्ति के पीछे उसके परिवार का कितना सपोर्ट होता है, कितना सहयोग होता है, और आपके परिवार ने बचपन से लेकर और अब जबकि आपकी शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हैं, कैसा सपोर्ट रहा? बिल्कुल आपने सही कहा पूर्वा जी कि बिना परिवार के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं जब स्कूल लाइफ में था तब मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट करती थी। पापा ने तो कभी एक्चुअल में उन्होंने कहा शिक्षा करो, टीचर मतलब लाइफ में कुछ बनना है तो ये सब नाच गाने जो हैं ये मत करो, लेकिन माँ ने मेरे शुरू में सपोर्ट किया। उसके बाद जब शादी के बाद मेरी वाइफ ने मुझे पूर्ण सपोर्ट किया है, पिछले 30 सालों से वो मुझे सपोर्ट कर रही है। मेरे बच्चे जो हैं, दोनों बेटियाँ, वो बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे को, दोनों वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये उनका ही परिणाम है सब कि आज मैं जो है यहाँ पर इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। वाह, बहुत जैसा कि सर ने भी पूछा कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहते हो, और ये मेरे भी मन में प्रश्न था। जब आप वो कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपका बचपन का एक सपना है, तो क्या है ये जो आप सब काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं हैं कि आप गाना गाते हैं, फिल्म करते हैं, थिएटर करते हैं, ये भी साथ साथ में पैरेलल चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्या बात, बिल्कुल ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ जी। और
अब बस बचे 1 साल बचा हुआ है। जी। बैंक के बाद तो मुझे सब यही काम करना है। जी। मैंने आपको बताया ना कि कोचिंग के साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी जो मेरे अंदर जो हैं हाँ जी। और भी जो अंदर खूबियाँ हैं जो भी हैं वो सब मैं निकालना चाहूँगा। जी। मैं अभी रिटायर नहीं हो रहा हूँ, अरे वाह। बैंक से रिटायर हो रहा हूँ, जी। लेकिन मैं अभी मेरी लाइफ जो है मैं चाहता हूँ कि अंतिम समय तक कुछ ना कुछ करता रहूँ। जी, जो उम्र होती है ना वो जस्ट लाइक अ नंबर है, आप उस नंबर को उल्टा कर दीजिए। जी हाँ, आप उस उम्र के हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति कभी भी अपने शरीर से बूढ़ा नहीं होता, अपने दिमाग से बूढ़ा होता है। दिमाग में जो विचार आ जाए, जो सोच लें आप, वही आपके जीवन में सार्थक होता है। और उसका चरितार्थ प्रमाण आज दिखा रहे हैं हम आपको कि हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं। सर आप ये बताइए कि आपने जब किया थिएटर, आपने की सिंगिंग, आपने क्या अपने बच्चों को भी ये कहा कि नहीं आप इस लाइन में आए, क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे ये नहीं करें या करें, आपने क्या सोचा? बिल्कुल मैंने सोचा था, मैंने बच्चों को बोल भी रखा था कि आपको जो भी करना है करो। मेरी छोटी बेटी है प्रतिभा, वो एंकर लाइन में जाना चाहती थी, एंकरिंग करने के लिए, तो मैंने उसको पूर्ण सपोर्ट किया और आज वो एक सफल एंकर है। हाँ जी। आज वो शोज करती है, होस्ट करती है, फिल्म कलाकारों के साथ सेलिब्रिटीज़ के कार्यक्रम होस्ट करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मेरी ही लाइन पे। हाँ जी। मैं बीच बीच में कभी कभी एंकरिंग भी करता था प्रोग्राम में, जब एंकर नहीं आता था ना, ठीक तो वो उसने मार्क किया कि ये सबसे अच्छी पोस्ट है। जी। तो वो इस समय बहुत बढ़िया काम कर रही है। बड़ी वाली बेटी ने संगीत में नृत्य करना चाहा था, उसको उसके लिए चांस दिया। जी। एक्टिंग भी करना चाहा था, उसने जी। 1-2 शॉर्ट मूवी में काम भी किया था। हाँ जी। तो मैंने बच्चों को बोला है कि जो भी आपको करना है कलाकारी वो कहीं कीजिएगा, पढ़ाई साथ साथ में करते रहिएगा। अगर एक छोटा सा गाना अगर मैं आपसे सुन लूँ तो, क्योंकि जब आपने इतने गाने गाए हैं तो क्यों ना 2 लाइन आप सुना दें हमें। बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन हम लोग माइक पे गाते हैं, साउंड जी, वगैरह कोई में दिक्कत गाते नहीं हैं। सर, थोड़ा सा हम भी सुन लें। जी। ये गाना मैं अपनी पत्नी को डेडिकेट कर रहा हूँ, जी, वाह। विद्या सोनिया के लिए। जी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बहुत बहुत मीठा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। सिर्फ एक इंसिडेंस जो जिंदगी भर याद रहे, किसी बड़े कलाकार के साथ जब मिले और उसकी जो वो डाउन टू अर्थ बात जो आपको मन को छू गई। मुझे अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई थी मेरी, जी। तो उनसे मिलके मुझे लगा था कि जीवन में मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लगभग 1000 कलाकारों से मिला हूँ, जी। लेकिन उनसे मिलने के बाद जो मुझे महसूस हुआ बिल्कुल। कि कलाकार ये होता है, डाउन टू अर्थ जो होता है। जी। अमित जी के साथ मुलाकात का, लेकिन आज तक मेरे पास वो पल जो है उसके कोई फोटोग्राफ नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय कोई फोटोग्राफर वहाँ था नहीं जी। जो मेरा फोटो कैप्चर कर पाता, लेकिन वो मेरे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। वाह। अमित जी का जो कैरियर है, उनके साथ बातचीत करके 3 से 4 मिनट बात हुई थी, उतने मुझे लगा कि नहीं, जी। कलाकार हो तो अमित जी जैसा होना चाहिए। वाह, क्या बात है। आप ये बताइए कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मन में सोचते हैं मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, मेरी ज़िंदगी में ये इच्छा है, लेकिन परेशानियाँ, ज़िंदगी का बोझ, जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती हैं कि वो सारी इच्छाएं एक व्यक्ति के मन में धीरे 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 कितनी परतों के नीचे दब जाती हैं। उन व्यक्तियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते कि आप अपनी इच्छाओं को अभी भी पूरा कर सकते हैं? जैसा कि आपके कार्यक्रम का शीर्षक है, जहाँ चाह जी। वहाँ रहा। जी। ये अगर आदमी ये अपना ले कि उसको जहाँ उसको चाहा है, वो जो करना चाहता है, तो वो उस काम को अपना ले, तो वो उसको अपने आप राह मिलती चली जाएगी। बहुत अच्छे से आपने समझाया, और मुझे लगता है जो भी हमारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो ये शिक्षा ज़रूर लेंगे, आपसे प्रेरणा लेकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप आए हमारे स्टूडियो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, अब समय हो चला है कि हम श्रीकांत सोनी जो हमारे साथ ही एंकर हैं उनके साथ चलें और युवा मतदाताओं की क्या सोच है, क्या विचार रखते हैं वो, उनके विचार जानें। धन्यवाद पूर्वा जी। बिल्कुल, इस समय जो देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा निर्वाचन 2024 चल रहा है और पहली बार जो मतदान करेंगे वो युवा भी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से कितने उत्साहित हैं वो पहली बार जो मतदान करेंगे। हमारे साथ हैं शशांक मिश्रा। शशांक, क्या सोच रहे हैं आप और कितने उत्सुक हैं आप पहली बार मतदान करेंगे 2024 में, जो ये लोकतंत्र का महापर्व, देश का गर्व महापर्व चल रहा है इसमें? सर नमस्कार, मैं शशांक मिश्रा मेरा नाम है और मैं इंदौर से हूँ और हमारे यहाँ मतदान 13 मई को हो रहा है। जी। तो चौथे चरण में। चौथे चरण में मतदान हो रहा है।
मैं बहुत उत्साहित इसलिए भी हूँ क्योंकि एक वोट की ताकत क्या होती है इसका आभास हमें अपने वोट देने के बाद ही पता चलता है। हमें जब वोट हम देंगे तो उसके बाद ही हमें अपने राष्ट्र निर्माण के प्रति भूमिका तय होगी और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों में से एक है हमारे, मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ तो इस कारण से अपने सारे मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना मेरा धर्म भी हो जाता है। और मुद्दे की बात यह है कि मैं इतना एक्साइटेड मात्र इसलिए हूँ क्योंकि मैं पहली बार मतदान करूँगा और राष्ट्र के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं इसको कैसे निभा पाऊँगा, कैसे अपनी कर्तव्य को, अपने जिम्मेदारी को दिखा पाऊँगा, ये मैं पहली बार कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। दूसरे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा उनके लिए केवल एक ही संदेश है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो वो अपनी भूमिका तय करें, वो अपनी भूमिका तय करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बूथ केंद्र पर पहुँचें और वोट दें, क्योंकि ये ज़रूरी है। उनके एक वोट की ताकत क्या होती है ये उन्हें पता है। उनके एक वोट से ही पूरे देश का और उनके 5 साल का भविष्य निर्धारित होगा, इसलिए उनको अपने बूथ केंद्र में जाके वोट डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए आगे आएं और मतदान ज़रूर करें और वोट करें, गर्व करें। हमारे साथ एक और फर्स्ट टाइम वोटर हैं शुभ सोनी, उनसे हम जानेंगे कि वो कितने उत्साहित हैं, पहली बार वो मतदान करेंगे। जी, मेरा नाम शुभ सोनी, मैं राजगढ़ का निवासी हूँ। अब मैं जब पहली बार वोट देने के लिए सोचता हूँ और समझता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जैसे कि अब हम जब छोटे थे, हम अपने माता पिता को देखते थे, हमारे आस पड़ोस के लोगों को देखते थे, हम देखते थे कि वो लोग जा रहे हैं और एक स्याही सी उनके हाथ पे लग के आ जाती है और जब वे लौटते हैं हम सोचते हैं अरे इससे क्या ही होगा। हमने फिर विद्यालय में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे सब चीज़ें कार्य करती है, पर फिर भी एक बच्चे के तौर पर हमें यही लगा कि इन चीज़ों से क्या ही हो सकता है। परंतु आज जब हमारा वो समय आया कि अब हम वोट दे सकते हैं, तो आज हमको ये लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत के निर्माण में हमारे उस एक वोट की जो भूमिका है वो आज हमें महसूस होती है और वो उत्साह जो है वो हमारे अंदर ऐसा जगाती है कि आज हम उत्सुक हैं कि जिस दिन 7 मई आएगी, तृतीय चरण में राजगढ़ में चुनाव होगा, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ अपना वोट दूंगा और इस वोट से मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि आने वाले भविष्य में भारत कैसा होगा, भारत का निर्माण कैसा होगा, भारत के लोग कैसे होंगे, कैसे गरीबी खत्म होगी, इन सब मुद्दों पे मैं चुनाव में वोट दूंगा। तो यही चीज़ मैं सोच के अपना उत्साह को और बढ़ाता हूँ कि मुझे अब वोट देना है और एक स्वर्णिम भारत के लिए वोट देना है, हमारी इकोनॉमी के लिए वोट देना है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट देना है, यहाँ के गरीबों के लिए वोट देना है, नारियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए वोट देना है, इन सभी चीज़ों के लिए वोट देना है। हमारे साथ है एक और फर्स्ट टाइम वोटर भूपेंद्र, आप कितने उत्साहित हैं, पहली बार आप मतदान करेंगे? डेफिनेटली जब पहली बार मतदान का हमें मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम आने वाले जो 10 साल हैं वो देश की आने वाली दशा दिशा वो नीति निर्धारण के लिए वोट देने के लिए हम तैयार खड़े हैं, क्योंकि हमारी वोट से ही देश में जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं देश हित व देश निर्माण के लिए कार्य करेगी। वो आने वाले 10-20 सालों में देश को विश्व के किस पटल पर ले जाएगी वो हमारा ये तय करना बनता है और यही हमारे वोट से डिसाइड होगा। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ तो ये भी देखना मुझे ज़रूरी है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे देश के, वो हमारी आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएंगे और इस पंचायत में हमारे मुद्दे, और मैं युवा हूँ तो युवाओं के मुद्दे कितने सजग रहेंगे, वो उनकी कितनी बात होगी, तो हम युवा होने के नाते युवाओं की बात के लिए भी कहीं ना कहीं वोट करने के लिए खड़े रहेंगे। और भारत में निश्चित ही एक सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, तो इसलिए देश में युवा बढ़ चढ़ कर जो भाग लेंगे इस जो लोकतंत्र के महापर्व में, कहीं ना कहीं हमारा वोट हमें ऐसा लगेगा कि किसी यज्ञोपवीत या किसी यज्ञ में एक आहुति के रूप में रहेगा। तो लोकसभा निर्वाचन 2024 में इस वक्त जो है पहली बार जो मतदान करेंगे वो युवा हमारे साथ हैं, हम चर्चा उनसे कर रहे हैं। हमारे साथ एक और फर्स्ट टाइम वोटर मौजूद हैं, काव्या गुप्ता, हम उनसे जानेंगे कि वो कितना उत्साहित हैं। काव्या जी, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से ही हमेशा बड़ों को देखते हुए आए अब तक कि वो वोट डालने जाते हैं, तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि कब हम कि हमारा नंबर कब आएगा, हम कब 18 के होंगे, हम जाएंगे वोट डालने। तो इस साल वो आ चुका है, सो एक्साइटमेंट बढ़ी है कि हम भी जाएंगे, लाइन में लगेंगे, वोट डालेंगे, फिर हाथ में वो मार्कर के साथ पिक्चर खींच के डालेंगे। सो एक्साइटमेंट तो है वोटिंग का, तो बहुत ज़्यादा है। दूसरे जो यंगस्टर हैं उनको आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? कि बहुत से लोगों को अपना वोट का वो महत्व नहीं पता होता है कि वो वोटिंग डालने जाएंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा उनके एक वोट से। तो बस यही बताना चाहते हैं कि अब जो भी यंगस्टर्स हैं
तो वो अपने वोट का महत्व समझे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि वोटिंग से बहुत कुछ होता है, कि आगे 5 साल का आपका मेन जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड हो जाता है। और उसके बाद एक वो एक्साइटमेंट रहती है। और ऐसा जब देख सकते हैं कि आज वो यंग जनरेशन का जो है ना कि वो बस कि फ़ोटो डालना इस सब के लिए, तो आई गेस वो भी एक अलग एक्साइटमेंट चीज़ है। बाकी आप गवर्नमेंट के लिए करो, इंडिया के लिए करो, डेवलपमेंट के लिए करो, तो आपको जाना चाहिए वोट डालने के लिए। तो देश का पर्व, लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ मौजूद हैं रचना मिश्रा। रचना, हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी उत्साहित हैं आप? जी, मैं बहुत उत्साहित हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व में मैं अपना पहला वोट दूंगी और राष्ट्र हित में दूंगी। इसको लेकर मुझे बहुत खुशी है। और बाकी के जो मैंने अपने बड़ों को देखा है, उनको देखकर यही लगता है कि वो लाइन में लगना और वो हाथों पे अपनी स्याही लगाना बहुत अच्छा लगता है। फील हो रहा था मुझे भी कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जाऊँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। दूसरे यंगस्टर को आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? दूसरे जो मेरे युवा साथी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो अपने वोट का महत्व समझें और मतदान करने ज़रूर जाएँ। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर वैष्णवी जोशी हैं। वैष्णवी, कितना उत्साहित हैं आप? पहली बार आप मतदान करेंगी और जो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि परिवार में सब जाते हैं मतदान करने, लेकिन अब चूँकि हमारा नंबर आया है तो आपका नंबर आ चुका है, तो कितनी उत्साहित हैं आप? पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं पहली बार मतदान कर रही हूँ। क्योंकि पहले जब मम्मी पापा जाते थे और बोलते थे कि ये सब चीज़ें होती हैं, मतदान होता है, तो हमें ऐसा लगता था बचपन में कि यार ये क्या होता है, मतदान देने जाते हैं, 2 पार्टियाँ 3 पार्टियाँ लड़ती हैं और मतदान दिया जाता है लोगों के लिए, और ये क्या चीज़ें होती हैं। पर जैसे हम बड़े हुए तो तब हमें समझ में आया कि नहीं, वोट देना ज़रूरी होता है, देश हित के लिए ज़रूरी होता है। इससे आप वोट दोगे तो एक पर्टिकुलर पार्टी का पता चलता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, इससे ये पता चलता है और बहुत सारी कई चीज़ें पता चलती है। तो मुझे जब पहली बार मैं वोट दे रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक और युवा साथी मयंक सराठे हमारे साथ हैं। मयंक, कितना उत्साहित हैं आप? पहली बार आप मतदान करेंगे। सर, मुझे तो नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट है और पहली बात तो कोई मानता ही नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ। अब क्योंकि 2019 में मेरी उम्र नहीं थी, अब तो काफ़ी लंबा समय हमने वेट किया, सीधा 4-5 साल का, तो अब थोड़ी उम्र लगती है तो कोई मानता नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वोट देने के लिए और मुझे पूरा का पूरा एक अंदर से इच्छा है। पिछली बार तो हम वोट दे नहीं पाए थे, कुछ एक आध दोस्त दे दिए थे क्योंकि उनकी उम्र थी, हम लोग की उम्र थी नहीं तो हम दे नहीं पाए थे। तो इस बार तो मैंने अपने सारे दोस्तों को एक साथ लेकर गया, वोट भी किया और सोशल मीडिया में शेयर भी किया हम लोगों ने। और कितना ज़रूरी होता है लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान करना, क्या आप कहेंगे युवाओं को? जी, पहली बात तो हमारा देश 65% युवा ही है, तो अगर देखा जाए तो आगे की पीढ़ी भी है और करंट भी है, तो युवाओं के दम पे ही ये देश चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो अगर यदि युवा ही वोट नहीं करेगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो युवाओं का ही होता है। फिर साथ ही साथ देखा जाए तो अगर युवा वोट करने से बचेंगे, सबसे बड़ा वोट परसेंट तो उन्हीं का है, अगर वही वोट करने से बचेंगे तो जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है वो आ जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है एज अ युवा ही। तो वोट करना बिल्कुल बहुत नेसेसरी है, चाहे फिर आप युवा हो। और युवा की तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप में एनर्जी है और आप में एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए पूरी की पूरी, और आप में वो भी होनी चाहिए क्या, अवेयरनेस। जी बिल्कुल। तो यानी कि देश को और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और इसीलिए कह रहे हैं कि वोट करें और गर्व करें। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर उत्कर्ष तिवारी है। उत्कर्ष से हम जानेंगे कि उत्कर्ष, पहली बार आप मतदान करेंगे, कितना उत्साहित हैं और क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप पहली बार लोकसभा निर्वाचन 2024 में इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे? निश्चित रूप से हम लोकसभा के चुनाव, हमारे जो देश के आम चुनाव होते हैं, हम उसके सामने खड़े हैं, उसकी बेला आ चुकी है और मैं पहली बार लोकसभा में मतदान करने वाला हूं। और आज हम आज़ादी के अमृत काल में जी रहे हैं और आज का युवा ही भारत का भविष्य है। तो हमारा एक वोट हमारा भविष्य निर्धारित कर सकता है, इसलिए हम सबको बहुत ही सोच समझकर मतदान करने की आवश्यकता है। हमारे साथ है दुर्गेश सोनी, वो भी फर्स्ट टाइम वोटर है। उनसे हम जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, पहली बार मतदान करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश सोनी है और मैं मूलतः नरसिंहपुर से हूँ। और जब मैंने पहली बार ये मतदान किया तो मुझे लगा कि राष्ट्र हित में जो भूमिका है वो बहुत ही विशेष है हमारी। और जैसे यदि मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी रक्तदान के लिए, जब किसी व्यक्ति को बचाने के लिए या उनको रक्त की आवश्यकता होती है तो हम लोग रक्तदान करते हैं। ऐसे ही राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के हित में हमें भी अपना एक मत का उपयोग करना चाहिए। मैं सभी युवाओं से अपील भी करूँगा कि अपने मत का सदुपयोग करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी ये जो अहम भूमिका है उसमें योगदान करें। हमने ये युवाओं से बात की जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिनका कहना है कि हम देश को और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान करेंगे, जिसके लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं और इनमें बेहद ही एक्साइटमेंट है।
अब मैं वापस पूर्वा जी आपका रुख करना चाहता हूं, ओवर टू यू। धन्यवाद श्रीकांत जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जी हाँ, हम मिले हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स से और जाने इनकी मन की मंशा। सभी लोग तैयार हैं। जी हाँ, अब सुनते हैं एक छोटा सा गीत। हम हुए 18 पार, मतदान करेंगे हम भी, मतदान करेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी। हम हुए 18 पार, मतदान करेंगे हम भी, मतदान करेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी। मतदान केंद्र जाएंगे, दे अपना मत आएंगे, पाया हमने अधिकार, मतदान करेंगे हम भी, मतदान करेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी। हम हुए 18 पार, मतदान करेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी। अवसर न गवाएंगे हम, कर्तव्य निभाएंगे हम। अवसर न गवाएंगे हम, कर्तव्य निभाएंगे हम, कर मन में गहन विचार, मतदान करेंगे हम भी, मतदान करेंगे हम भी। अवसर न गवाएंगे हम, कर्तव्य निभाएंगे हम, कर मन में गहन विचार, मतदान करेंगे हम भी, मतदान करेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी। हम हुए 18 पार, मतदान करेंगे हम भी, मतदान करेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी। हम हुए 18 पार, मतदान करेंगे हम भी, मतदान करेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी, सरकार चुनेंगे हम भी। जी हाँ, अवसर नहीं गवाएंगे हम, मतदान जरूर करेंगे हम। और अब समय हो चुका है आज की एक खास मुलाकात का। मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ नरेश वलेचा जी से। जी हाँ, ये 15 तरह की आवाज में, मतलब कि आप जितने सिंगर्स को जानते हैं ना, पुराने हो या नए, इस सब की आवाज में गाना गाते हैं। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही बताइए कि आपने गाना कब से शुरू किया? क्या परिवार में भी कोई गाता था जिसको देखकर आपको प्रेरणा मिली? नहीं, परिवार में तो कोई नहीं गाता था जी, लेकिन मैं 8 साल की जब मैं एज में था, मैं 4th क्लास में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, उस समय मुझे 50 गाने याद थे। ओहो। और मैं रेगुलर बिना का गीतमाला देखता था। अच्छा जी। और जो फिल्म रिलीज़ नहीं होती थी उसका गीत मुझे याद होता था जी। और तब से मैं जो है ना कंटिन्यूअस अपना ये जो पैशन है म्यूज़िक का, उसको मैंने जारी रखा है। जी जी जी। और अभी तक मैं गा रहा हूँ। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है जिसने भी बिना का गीतमाला उस समय में सुनी हुई है ना, वो सभी लोग गाने के तो दीवाने होते ही थे। एक बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि कैसे वो शुरू हो और कैसे हम वो गाना सुने। उसके लिए क्या गाने की कुछ विधिवत आपने शिक्षा भी ली हुई है? हाँ, शिक्षा ली है मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। 4 साल का सीनियर डिप्लोमा किया है। बहुत अच्छा जी। तो अगर हम आपके गाने की बात कर रहे हैं और दर्शकों को, जैसे कि मैंने बताया कि 15 डिफरेंट वॉइस में आप गाना गाते हैं, तो सबसे पहले तलत महमूद साहब की आवाज में आप अगर गाना सुनाए तो। जी। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल डर गए, ढूंढ ले अब कहीं घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल,
गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। वाह, मतलब मुझे जिससे बात कर रही हूँ उनकी आवाज़ एकदम तलत महमूद साहब की हो गई। वो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे आप ये वर्सेटाइल, कैसे आपने अपने गाने को, किसे गले को कैसे साधा। पहले तो मैं क्या कि मुकेश जी के ही मतलब वॉइस में गाना गाया करता था, और मैंने 94 से लेकर कंटिन्यूस मैंने मुकेश जी के 2015 तक कंटिन्यूस मैंने लाइव शोज दिए हैं 2.5 घंटे के। और लेकिन मेरा क्या है कि मेरा किशोर साहब को मैं ज़्यादा मतलब मेरे गीत मुझे याद हुआ करते थे जी। और तो मेरे को किसी ने चैलेंज किया कि आप तो जो है ना वो मुकेश को ही गाया करो, किशोर आपके बस की बात नहीं है। तो मैंने तब से मैंने ठान लिया, मैंने कहा कुछ भी हो मैं हर सिंगर की वॉइस को मैं आपको गा के बताऊंगा। भाई अपना गला क्यों नहीं एम्पलीफायर हो सकता है। जी, जी। तो वो मैंने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस बहुत अच्छा, इसे कहते हैं कर्मठता की मिसाल। जी हाँ, हमें जब भी कोई चैलेंज करे ना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, उससे भागिए मत, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अब अगर मैं सुनना चाहूँ हेमंत कुमार जी को, आप प्लीज सुनाएं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। वाह, मतलब एक आवाज के बाद दूसरी आवाज। अब अगर मैं इसको रैपिड फायर कर दूं, और मुकेश जल्दी से। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तो ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। मन्ना डे। मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी
कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे, कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी ये रुलाए। वाह, मुझे लगता है कि आज की जो शुरुआत हुई है हमारे दर्शक बड़े खुश होंगे। इतने मीठे मीठे गाने और एक ही व्यक्ति से अलग अलग आवाज़ में, ये तो भाई अचंभा है। जब आपने इतने वर्सेटैलिटी आपकी आवाज़ में आपने पैदा की, जब आप स्टेज पर जाते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तब आपको कैसा लगता है कि अरे मैंने तो ये चमत्कार कर दिया? कैसा लगता है? एक आर्टिस्ट के लिए तो अगर जैसे ऑडियंस की जब प्रशंसा मिलती है तो हम लोग तो ये मतलब देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ हमको मिल गई है। बहुत बहुत ही अच्छा। क्या कभी आपने सोचा कि मैं जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको ये गुर सिखाऊं, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है उसको पता ही नहीं है कि हम कैसे अपने गले को साधें, उसके लिए आपने क्या कभी प्रयास किया? देखिए आजकल की जो पीढ़ी है, एक तो क्या है कि वही वेस्टर्न म्यूजिक और पूरा उसमें न तो उसमें कोई सुर और ताल का उसमें म्यूजिक हावी रहता है। तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो नियमित रूप से सुरों का अभ्यास करें। हाँ जी। और सुर के साथ साथ ताल। अगर ताल, सबसे पहले ताल आप करेंगे तो आपके पास अपने आप आपके गले से वो सुर निकलेंगे। अरे वाह जी, बहुत तो बहुत बहुत ही अच्छे से आपने जरूरत है। मैं आज की मतलब जो आज भी मैं 1.5 घंटा जो है ना पर डे प्रयास करता हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और बिल्कुल आज भी मतलब जो है ना अपनी जी मतलब आपका रियाज लगातार चलता है और वो रियाज हमें दिख रहा है। जी हाँ, आपकी जो प्रतिबद्धता है, आपकी अपनी जब उस मुकाम को पाने की, वो आपको दिख रही है कि जी हाँ, एक पल पल के अंदर आप कैसे अपने जो गला है उसको बदल देते हैं। अगर हम रफ़ी साहब को सुनना चाहें आज सुबह सुबह, बताएं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते
बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी, बहुत मीठा आपने गाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस लगातार हम सुनते चले जाएं। जब आपने बात की कि आपके फेवरेट थे किशोर कुमार, उनको तो मैंने सुना ही नहीं। जी हाँ, अगर आप किशोर कुमार साहब को सुनाए जाए। जी जी। आहा हा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। जल्दी से शैलेंद्र जी, क्योंकि मुझे शैलेंद्र जी बहुत पसंद है, तो अगर आप शैलेंद्र जी को और गा दें जी हमारे लिए। जी पापा, ऐड चल गई, ऐड कैसे आ गई इसमें? पक्की नौकरी। ठीक है सर, अगर कुछ प्रॉब्लम है जी। ठीक है सर, नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो भाई होती ही रहती हैं। आ गया है, अरे वाह। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक
तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। जी सर, अब हमारा, क्योंकि मैं आपको, समय समाप्त हो रहा है, मन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है मेरा कि किसी भी तरीके से हम आपको दिन भर सुनते रहें, ये सिलसिला लगातार चलता रहे, लेकिन समय की पाबंदी है। तो मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी, और आपने इतने अच्छे गाने सुनाए, मन सबका खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इसके लिए। जी हाँ दर्शकों, हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक नमस्कार एमपी आपके लिए आता है सुबह 8 से 9 तक, और आप देखना मत भूलिएगा। हम अगले अंक में ऐसे ही बहुत सारे रंगों से सजा कर लेकर आएंगे आपके लिए नमस्कार एमपी। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।